नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 दिखा था, जो कि हमने समाप्त कर लिया है। आज हम उससे आगे एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 3.4 में महत्वपूर्ण सूत्र और उसमें प्रयोग होने वाले नियमों को देखेंगे। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.4 के परिचय में सबसे पहले है आव्यूह पर संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, दूसरी होती है सूत्रों के द्वारा। जो हमारा चैप्टर 4 जो डिटरमिनेंट्स सारणिक है, उसमें हम सूत्रों के द्वारा सीखेंगे और इस प्रश्नावली 3.4 में प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का रूपांतरण ज्ञात करना, इसको हमने एक परिभाषा के द्वारा समझाया है कि किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं, जिसमें 3 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो हमने यहाँ पहली और दूसरी संक्रिया ली है, जिसमें जो पहली है वो पंक्ति के लिए है और जो दूसरी है वो स्तंभ के लिए है। हमने एक ही में दोनों को मिक्स कर दिया है। तो आप देखिए, दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। तो इस संक्रिया का अर्थ है कि हम दो पंक्ति या इन दो स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे देखिए। तो सबसे पहले मैं पंक्ति वाले को बदलूंगा। तो ये मान लीजिए हमें एक आव्यूह दी है कि इसकी दो पंक्तियों को आपस में कैसे बदलेंगे। आप देखिए कि मैं R1 चेंज कर रहा हूं R2 से, कि R1 की जगह R2 कर दूंगा, R2 की जगह R1 कर दूंगा। तो A बराबर R1 ये है, इसको मैं R2 बनाऊंगा, और R2 ये है, इसको मैं R1 बनाऊंगा। जो R3 है उसको मैं यूं की त्यों रखा देने दूंगा। इसी प्रकार ये स्तंभ में भी होगा। इसको करते हैं C1 मैंने चेंज कर दिया C3 से। तो आप देखिए A बराबर C1 की जगह मैं C3 कर दूंगा। तो C3 ये है, तो इसको चेंज करूंगा 1 1 7। तो मैंने C3 को C1 बना दिया और C1 को C3 बना दूंगा। 1 -1 5 और C2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार आपकी पहली और दूसरी संक्रिया समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप दो पंक्ति और दो स्तंभों को बदलना सीख गए होंगे। तो अब इसमें तीसरा और चौथा रूपांतरण है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करने पर, हमने यहाँ शून्योत्तर संख्या पर अंडरलाइन की है। इसका अर्थ है शून्य को छोड़कर हम बाकी किसी भी संख्या से आव्यूह में गुणा कर सकते हैं। तो हम यह किस प्रकार करेंगे ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति में लिखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे R1 है, तो R1 में चेंज कर रहा हूं कैसे, -1/2 R1, यानी मैं 1/2 का गुणा कर रहा हूं R1 में ही। तो A बराबर, तो आप जानते हैं R1 आपकी ये है, तो इसमें गुणा करूंगा 1/2 से, तो 1/2 ये होगा माइनस का, ठीक है। और इसी प्रकार इस 2 में गुणा करूंगा 1/2 से, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आएगा -1। और R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, ये वैसा ही रहेगा -2 और 4। इसी प्रकार ये स्तंभ में भी होगा। तो इसके लिए करता हूं मैं C2 चेंज कर रहा हूं 2 C2। तो मैं C2 में 2 से गुणा कर रहा हूं। तो A बराबर, ये हमारा C2 है, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 8 और C1 तो वैसा ही रहेगा। तो आशा करता हूं आपको गुणधर्म 3 और 4 समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार किसी आव्यूह में, पंक्ति में या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, केवल शून्य को छोड़कर। अब इसमें पांचवा और छठवां रूपांतरण है
किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर से गुणा करके जोड़ने व घटाने पर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूपांतरण है, इसको आप ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं पंक्ति में लेता हूं, तो मैं पंक्ति में चेंज करता हूं कि मैं R1 चेंज कर रहा हूं। कैसे कि R1 में से मैं घटा रहा हूं 2R1, मतलब R2 का दोगुना घटा रहा हूं R1 में से। तो A बराबर R2 ये है, इसमें 2 का गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 8, और मुझे किस में से घटाना है? R1 में से। तो 2 में से 8 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर -6। इसी प्रकार R2 में मैं 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 10, और R1 में से घटाऊंगा तो 3 में से 10 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा -7, और R2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार ये स्तंभ में भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर C1 चेंज कर रहा हूं। कैसे कि C1 में से मैं घटा रहा हूं 3C2 को। तो आप देखिए A बराबर C1 में से मुझे घटाना है C2 को, पर 3 से गुणा करके, तो इसमें 3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 9, और 2 में से 9 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 7। इसी प्रकार 4 में से 5 में 3 का गुणा करके घटाऊंगा तो 5 15, और 15 में से 4 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -11, और C2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार आपके 1 से लेके 6 तक रूपांतरण समाप्त होते हैं। कृपया आप इसको ध्यान से समझें और बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि आगे वाली एक्सरसाइज को हल करते में आपको परेशानी ना आए। अब इसमें आता है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसको हमने एक परिभाषा समझाया है। किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह वर्ग आव्यूह एक का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह I प्राप्त होता है। इसको इनवर्स से व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ है हमें कोई A आव्यूह दी है और कोई B आव्यूह दी है, यदि हम उनका आपस में गुणा करें और हमें यहाँ पर I जो आइडेंटिटी या इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। आप जानते हैं इकाई आव्यूह यहाँ पर विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। ये 2 गुणा 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है और ये 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है। इसमें विकर्ण के अवयव 1 हैं। और इसी प्रकार B और A का गुणा करें, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त या तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए तो वह AB का व्युत्क्रम होगा। इसको हम आपको उदाहरण से बताते हैं। जैसे कि यहाँ एक A आव्यूह दिया है, B आव्यूह दिया है। पहले हम AB बराबर I को सिद्ध करेंगे और बाद में BA बराबर I को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हमने AB बराबर I लिया है, इसमें हमने LHS लिया है AB। यहाँ हम A आव्यूह को मान रखेंगे गुणा B आव्यूह को मान रखेंगे, तो मान रखते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ AB के मान लिख लिए हैं। अब हम इसका आपस में गुणा करते हैं। आपको आव्यूह को गुणा तो हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार 2 का इसमें गुणा करूंगा, ये हो जाएगा -6, और 3 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा +6। इसी प्रकार 1 का इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2, और 2 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार 1 का गुणा इस 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा -3, और 2 का गुणा इस 2 में करूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये आएगा 0, और 2 में से 2 घटेगा तो ये आएगा 0, और ये बचेगा आपका 1। तो यहाँ हमने AB लेके चले थे और हमने यहाँ पर I जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने सिद्ध कर दिया। तो LHS बराबर RHS। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A आव्यूह B आव्यूह का व्युत्क्रम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B बराबर A इनवर्स
अब हम b इंटू ए का गुणा करेंगे और उसको i के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम b आव्यूह को हमारा रखेंगे गुणा ए आव्यूह को हमारा रखेंगे। ये हम LHS में लेते हैं तो हमारा रखते हैं। तो हमने यहाँ b आव्यूह का मान लिख लिया है और ए आव्यूह का मान लिख लिया है। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो आप देखिए, इसका इसमें गुणा करूंगा ये हो जाएगा 4, इसका इसमें गुणा करूंगा ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार 2 का गुणा 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और 3 का गुणा 2 में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -6। इसी प्रकार 1 का गुणा 2 में करूंगा ये हो जाएगा -2, और 2 का गुणा 1 में करूंगा ये हो जाएगा आपका +2। इसी प्रकार 1 का गुणा 3 में करूंगा ये हो जाएगा -3, और 2 का गुणा इसमें करूंगा ये हो जाएगा आपका +4। तो आप देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 3 को उठाऊंगा ये बचेगा 1, 6 में से 6 ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 को उठाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 1। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS, जो कि एक तत्समक आव्यूह है। तो हमने यहाँ लिखा है B आव्यूह A आव्यूह का व्युत्क्रम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर B इनवर्स। आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि कैसे B बराबर A इनवर्स हो गया और A बराबर B इनवर्स हो गया। इसको अब हम समझाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ हमें AB बराबर I दिया है, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि B के गुणे में A है, तो हम A को उधर पक्षांतर करेंगे तो इसके ये भाग में आ जाएगा। तो B बराबर, जब यह हर में है, जब इसको हम अंश बनाएंगे तो I बराबर ये हो जाएगा A इनवर्स। और आपको पता ही होगा, यदि हम तत्समक आव्यूह का किसी भी आव्यूह से गुणा करते हैं तो वह वही आव्यूह आती है। तो B बराबर A इनवर्स। तो इस प्रकार B बराबर A इनवर्स आया था, और B A बराबर I, यहाँ A के गुणे में B है तो हम B को उधर पक्षांतर करेंगे तो A बराबर I अपॉन B। B को मैं अंश बनाऊंगा तो यहाँ पर B इनवर्स गुणा I, और B का इनवर्स का तत्समक आव्यूह से गुणा करूंगा तो B इनवर्स आव्यूह प्राप्त होगी हमें। तो B इनवर्स, तो इस प्रकार ये आया था। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रमेय नंबर 3, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीय किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, हमने यह सिद्ध कर दिया है कि AB बराबर BA बराबर I है, तो B बराबर A इनवर्स होगा और A बराबर B इनवर्स होगा। A का इनवर्स B का इनवर्स A है और A का इनवर्स B है। अब इससे आगे प्रमेय नंबर 4 है। यह प्रमेय नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि ये चैप्टर 4 में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसकी सहायता से चैप्टर 4 में भी बहुत से प्रश्न हल किए गए हैं। हम इसको समझते हैं कि प्रमेय नंबर 4 क्या है। यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रम आव्यूह हैं तो हमें AB का इनवर्स बराबर सिद्ध करना है B इनवर्स गुणा A इनवर्स होता है, हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले आप थोड़ा यह समझिए, यह एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझें। हमें पता है यदि हम A हमें कोई मूल आव्यूह दी है और मान लीजिए उसका इनवर्स A आव्यूह है, यदि हम इनका गुणा करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें B आव्यूह दी है, यदि हमें उसका B इनवर्स या उसका व्युत्क्रम भी दिया, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि हमें कोई AB आव्यूह दी है और उसका हमें इनवर्स भी दिया है AB का इनवर्स, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। आप यह पॉइंट ध्यान से समझें। अब इससे आगे चलते हैं हम अपने प्रमेय नंबर 4 की तरफ। तो शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 4। अब यहाँ हल हेतु में I बराबर
आई लिख सकता हूं। जैसे 1 बराबर 1 होता है और 2 बराबर 2 होता है, इसी बराबर आई बराबर 1 लिख सकता हूं। और हमने आपको अभी बताया था यदि ए बी गुणा ए बी का इनवर्स बराबर होता है आई के, तो मैं इस आई को लिख सकता हूं ए बी गुणा ए बी का इनवर्स बराबर आई। ये मैं इस आई को मैंने ए बी गुणा ए बी का इनवर्स लिख दिया यहां से। अब मैं इस समीकरण नंबर 1 मानता हूं, तो समीकरण नंबर 1 में ए इनवर्स से गुणा करने पर तो ए बी गुणा ए बी इनवर्स बराबर आई। इसमें मुझे ए इनवर्स से गुणा करना था, तो मैंने बराबर के इधर भी कर दिया और बराबर के इधर भी कर दिया। अब मैं ए इनवर्स, ये सभी गुणे में, तो इस ए को बाहर ले लेता हूं ब्रैकेट में और बी को ऐसे ही रहने देता हूं, गुणा ए बी का होल इनवर्स बराबर। आपको पता है कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी आव्यूह या किसी ए इनवर्स का गुणा करें तो ए इनवर्स या वह आव्यूह ही प्राप्त होती है। अब आपको पता है कि ए इनवर्स गुणा ए बराबर आई तत्समक आव्यूह होता है, तो ए इनवर्स गुणा ए बराबर में तत्समक आव्यूह आई रख देता हूं गुणा बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा मैं बी आव्यूह से करूंगा, तो यहाँ बी आव्यूह ही प्राप्त होगी गुणा ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब यहाँ बी गुणे में है, इसको भाग में ले जाऊंगा ए के बराबर, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स अपॉन बी। तो यहाँ ए बी का इनवर्स बराबर, जब बी इनवर्स को मैं अंश में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। और यही हमको सिद्ध करना था कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार आशा करता हूं आपको प्रमेय नंबर 4 समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाले नियमों एवं सूत्रों को देखा। अब हम आगे वाले वीडियो में इसमें प्रश्नावली में जितने उदाहरण हैं उनको हल करेंगे और जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर पूछे गए हैं उनको भी हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को शेयर करें तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।